ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल बाइनरी टू सिंबल। बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है? सबसे पहले आप कोई भी बाइनरी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 101, ये कोई बाइनरी नंबर है। अब हमने स्टार्ट करना होता है राइट मोस्ट नंबर से। राइट मोस्ट नंबर को आप लोगे और यहाँ पे जो सबसे राइट साइड में नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 की पावर 0 से। ठीक है, उसके बाद का जो नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 1 से। उसके बाद का जो नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 0 था तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो उसके बाद का नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 2 से। यानी कि आपने 2 की पावर एक एक बढ़ाते जाना है और नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब अगर यहाँ पे ये पूरा नंबर 101 है तो सबसे पहला जो राइट साइड का नंबर था उसकी मल्टीप्लाई की हमने 2 की पावर 0 से। दूसरे जो नंबर था उसकी मल्टीप्लाई की हमने 2 की पावर 1 से। और तीसरा जो नंबर था उसकी मल्टीप्लाई की हमने 2 की पावर 2 से। चौथे नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 की पावर 3। ये आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 की पावर किसी भी नहीं, किसी भी नंबर की पावर इसकी वैल्यू होती है 1। जिन लोगों को पता नहीं है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, चाहे 2 है चाहे 3 की पावर अगर हम 0 लिखें तो इन सब का मतलब होता है 1। तो ये लिख लीजिए जिन लोगों को पता नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर सर 1, ऐसा नहीं क्या सर, एक मिनट, ऐसा नहीं कि 2 की पावर 0 तो 0 हो जाएगा और 1 into 0 1 ही होगा, 0 नहीं होगा? नहीं 1 into 0 तो 0 हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 जब होती है तो वो 1 के बराबर होता है उन अच्छा एक्सप्रेशन। अच्छा, ओके सर। तो अब ये जो है 2 की पावर 1, तो जिन लोगों को पावर का मतलब नहीं पता है, पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना। एक बार हम देख लेते हैं इसे साइड में, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कंफ्यूज ना हो। किसी भी नंबर की अगर हम पावर की बात करेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो ये नंबर है। 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 की आपने 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो जो नंबर आएगा वो नंबर ये है। अगर 4 की पावर 2 है तो 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को 2 बार, 4 की 2 बार करेंगे सर, 4 into 4। ठीक है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 4 16। तो पावर से कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी उसकी पावर है। ठीक है, दोबारा से इसी एक्सप्रेशन पे आते हैं हम। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 0 2 होगा into सर। 2, तो 0 into 2 ये आगे जाके आपका 0 हो गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है 2 की पावर 2, यानी कि 2 की 2 बार 4 मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 टू जा 4, ये आ गया 1 into 4 4 4। अब जितने आपके आंसर आ गए उन सबको ऐड कर लीजिए, 4 और 0 और 1, इनको ऐड करके 5 आंसर आया। तो ये 101 का जो डेसिमल फॉर्म होगी वो 5 होगी। अब चाहे तो आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिए दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन किया जाता है। एक और हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे से आगे बढ़ेंगे।
सर 2 की पावर 2 आपने कहाँ से लिख दिया उसमें? 2 की पावर 2 कहाँ से लिख दिया उसने? पूछ रहे हैं सर 2 की पावर 2 कहाँ से लिखा? ओके, 2 की पावर 2 कैसे लिखा आपने? मैंने आपसे बताया था, आपने राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, फिर करना है 2 की पावर 1 से, फिर करेंगे 2 की पावर 2 से। जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाते जाएंगे 2 की पावर को एक एक करके बढ़ाते जाना है, और वहां पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, जिन लोगों की अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपने बोला है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2, तो ये 2 से ही होगा सबका, जो भी नंबर आएगा उसको 2 से ही करेंगे। सबका 2 से होगा। यहाँ पे आपको दो ही नंबर मिलेंगे, या तो 1 या तो 0। उनकी मल्टीप्लाई आपने 2 की पावर से करनी है। जिस भी क्रम में वो है उस क्रम के हिसाब से उनकी मल्टीप्लाई 2 की पावर से करनी है। ओके सर। वहां पे हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा नंबर लेते हैं 1 1 1 0 1 0। अब ये जो पहला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 की पावर 0 से। दूसरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1। सिमिलरली तीसरे नंबर को 3, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। वेरी गुड। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा यहाँ पे है 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3। अगला जो है हमारा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। और जो लास्ट में है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये सारे एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लोगे। 0 इंटू 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 1। 0 आ जाएगा, 0। हाँ जी, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1। 1 इंटू 0 कितना हो गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट है 2 की पावर 1 इंटू 1। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 तो 2 1 जा 2। माइक कर लीजिए आप जिनका माइक। पूनम जी का माइक शुरू है। ओके, नेक्स्ट है 0 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4। तो 4 इंटू 0 0। 0 उसके बाद है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। आएगा सर। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8। नेक्स्ट है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32। 32 यहाँ पे हमारा 32 आ गया। तो इन सब को अगर आप ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो ये आपका हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो गया। 58 का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू थी, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर किसका कौन से डेसिमल का बाइनरी है? 58 का बाइनरी है। अब सबकी समझ में आया कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं? सर लास्ट में सबको ऐड कर लेना है, लेकिन आपने ये क्या कहा कि 50 नंबर का क्या? लास्ट में इन सबको ऐड करना है ना? तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 58। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2। तो इसीलिए मल्टीप्लाई को एक बार और रिपीट कीजिए तो। मल्टीप्लाई, ये जो हमने जैसे यहाँ कि पे 0 इंटू 2 का पावर 0, तो फिर आया इधर 0 0। हाँ, तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई को एक बार और बोलिए तो सही से।
ये आपको पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई बगल वाले नंबर से करना है जो उसकी साइड में है। जैसे 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। अब यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो पहले हमें देखना है 2 की पावर 2 कितना होता है। तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और आंसर को सामने लिख देंगे। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उन सबको आपने ऐड कर लेना है। ठीक जी है, सर, हो गया, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी, ये हमारा आंसर 58 आया ना सर इसका। हाँ जी। ये 58 को अगर हम दोबारा से हम अगर उसमें लाएं हम्म। बाइनरी में, हाँ हाँ तो सेम आना चाहिए ना सर। हाँ, सेम आना चाहिए। ये एक क्रॉस बार चेक इसको सॉल्व करवा देंगे सर आप। एक्चुअली मेरा कुछ गलत आ रहा था तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूं आपसे। ओके, 58 को आपने चेंज करना है। कैसे करेंगे 58 को? अभी हमारा डेसिमल में है, बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 से हमने डिवाइड करा, ये हमारा आ गया 29। 2 आएगा। और ये 29, रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 14 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 1 नेक्स्ट 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ गया आपका 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 सर। हाँ 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आ गया आपका 1। 1 2 1 सर। 2, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आ गया 1 और ये 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। अब अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो 1 1 1 0 1 0। 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था 1 1 1 0 1 0। तो सही है। 58 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका यही आएगा 1 1 1 0 1 0। आपने कहीं पे कोई मिस्टेक करी होगी, आप उसे जी चेक सर, कर। जी सर मैंने मिस्टेक करी थी सर, उसकी वजह से हुआ है। हाँ जी, तो थोड़ा थोड़ा इनमें आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो तभी ठीक होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद हमारा ये जो आईटी का मैथ्स का पार्ट है यहीं पे हम एंड करेंगे। आगे भले ही हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन इतना ही कैलकुलेटिव पार्ट हमारे सब्जेक्ट में है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट कीजिए। स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको 64 GB मेमोरी कार्ड है। हाँ जी, 64 GB का मेमोरी कार्ड है आपके पास। ये टोटल स्पेस हो गया 64 GB, है ना? यस, इसमें 512 MB के कितने मूवी आ सकते हैं? 512 MB की कितनी मूवी आ सकती है? खालचं गणित खालचं शिकवतो खालचं किती आलं त्याचं सांगतात ना मग तू बघ की बघा ना माइक ऑफ कर लीजिए जिनका माइक ऑफ राखी जी कीजिए। माइक शुरू है। राखी जी क्या बोलने के बाद प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना। ठीक है, ये है टोटल स्पेस हमारे पास 64 GB है। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। मोस्टली जो फोन की स्टोरेज रहती है 64 128 इतनी होती है। तो आपकी फोन की स्टोरेज 64 GB है और 512 MB की अगर मूवीज का साइज है तो कितनी मूवीज आप स्टोर कर सकते हो अपने फोन में? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्टोरेज को भी कन्वर्ट करेंगे, किसमें? MB में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। जैसे एक जो आपका 64 GB है, पहले उसे कन्वर्ट करोगे आप MB में। तो MB में कन्वर्ट करने के लिए 64 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1024 से। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल स्पेस आ गया MB में। टोटल स्पेस MB में है 64 × 1024 MB।
अब हमें ये देखना है कि 512 MB की कितनी मूवीज आ जाएंगी इस स्टोरेज में, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर इसका डिवाइडेड बाय 512। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और डिवीजन कर लेंगे बाद में। 12 से हाँ, तो 512 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितनी मूवीज आ गई। 128। हाँ, तो सबको क्लियर है 512 से डिवाइड क्यों करना है? यस सर। हाँ जी, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी मूवीज आ सकती हैं इसमें। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कभी भी आपके पास आईटीसी में क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स का, कभी भी उसे पहले पूरा सॉल्व मत कीजिए। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया है, इसको हम डायरेक्ट 2 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गया 128। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये 21 का क्वेश्चन था, यानी कि आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सर ये 1024 कैसे आया, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। ये 1024। यस सर। हाँ जी, कल की क्लास आपने की होगी ना, तो कल की क्लास में हमने जीबी को एमबी में कैसे कन्वर्ट करना है, एमबी को केबी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें जीबी को एमबी में कन्वर्ट करना है तो हम 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर इजीली जो डिवाइड किया वो सर वो पूछ रहे हैं। हाँ, ये जो आपने 512 से डिवाइड किया, अब देखिए आपके पास एक बकेट है जिसमें लगभग 100 लीटर पानी आ जाता है, और एक जग है जिसमें जस्ट 10 लीटर पानी आ जाता है। तो कितने जग आपके बाल्टी में आ जाएंगे? तो आप 100 को डिवाइड करोगे ना 10 से, उतने जग पानी आपका बाल्टी में आ जाएगा। तो बिल्कुल वही यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। 64 टोटल स्टोरेज है और एक मूवी का साइज है 512 MB। तो टोटल कितनी मूवीज आ जाएंगी इस 64, यानी कि टोटल स्टोरेज को मूवी की स्टोरेज से डिवाइड करेंगे तो उतनी हमारी मूवीज आ जाएंगी, इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। इनके लिए जो डिवीजन किया सर वो पूछ रही थी मैं, क्योंकि बहुत बड़े ये जो नंबर्स होते हैं मुझे उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ओके ओके ओके, ये मैंने आपको बताया ना, कभी भी आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब आपको एक्सप्रेशन बहुत इजी मिल जाएगा हमेशा आईटीसी के क्वेश्चन में, जो कि इजीली कट रहा होगा। जैसे ये जो 512 है ये 1024 का मतलब आधा है। तो 512 अगर हम 1024 को डिवाइड करें 512 से, तो 2 बार आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 512 का भी आपका जो हाफ होगा उसको भी आपने याद रखना है। इन सभी नंबर्स को आप याद रखोगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मुझे भी पहले से ही पता था कि 512 का जो 2 टाइम्स ऑफ 1024 होता है, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पे 2 लिख दिया। तो डिवाइड पूरा आपने ऐसा नहीं है, पूरा भी कर सकते हो आप, इसे बारी बारी से काट सकते हो। पहले आप 2 से काटोगे, फिर आप और नंबर से काटोगे, लेकिन डायरेक्टली 512 का डबल होता है 1024, ये आप याद रखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले। सर एग्जाम में टाइम सेविंग बहुत जरूरी है, तो ये ट्रिक से बहुत टाइम भी सेव हो जाएगा ना सर। हाँ जी, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी जो आंसर होगा वो आंसर आपका नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, वो आंसर आपका 2 की पावर की फॉर्म में होगा। तो जब आपको ये पता होगा कि 512 भी 2 की पावर में आता है, 1024 भी 2 की पावर में आता है, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। अभी वो क्वेश्चन है नहीं, जब हम आगे क्विज वगैरह करेंगे तब हम इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। अभी के लिए हमारा ये जो मैथ्स वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सर प्लीज 7 8 5 6 7 नंबर जो है ना, उनका डेसिमल से बाइनरी में प्लीज थोड़ा सा कन्वर्ट करके दीजिए, मुझे थोड़ा गलत हो रहा है मेरा वो। 7 8 5 6 7 कोई भी उनमें से 5 6 7, ठीक है 6 को ले लेते हैं हम, ये डेसिमल में है तो ये आपका 2 3 जा 6 हो गया, 0 आपका रिमाइंडर आ गया, 2 1 जा 2
आपका रिमाइंडर 1 आ गया और इस 1 को डायरेक्टली हम लिख लेंगे, तो ये 1 1 0 आ जाएगा ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। इसके अलावा आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए खुद से। 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर का आप एक बार कर लोगे तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेमोरी को भी कन्वर्ट करके देखिए, बाइट्स को बिट, बाइट्स और बिट में क्या रिलेशन है, मेगाबाइट, किलोबाइट, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है हमारी? जियोबाइट। 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 हाँ जी, ये पूरा आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे से आते हैं दोबारा से अपने थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। तो अभी तक हमने कंप्यूटर की जनरेशन डिस्कस की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किए, एंड इसके अलावा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स डिस्कस किए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सारे के सारे जो थे ये कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स थे, यानी कि एक तरह से कंप्यूटर का ढांचा थे ये, और इनको हम कहते हैं हार्डवेयर। जब हम क्विज कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भी कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस, आपका आउटपुट डिवाइस, और इसके अलावा आपकी मेमोरी। इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि इन्हें हम छू सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो हार्डवेयर हैं, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो ये हार्डवेयर हमारे किसी काम के नहीं है। अगर मैं जस्ट आपको एक माउस पकड़ा दूं या फिर आपके हाथ में एक कीबोर्ड दे दूं तो आप कैसे उसका यूज कर सकते हो? या फिर माउस और कीबोर्ड छोड़िए, आपके हाथ में मैं एक पूरा का पूरा लैपटॉप दे दूं लेकिन उसके अंदर वो चल नहीं रहा है, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो भी आपके लिए जस्ट एक यूजलेस डिवाइस हो गया है, जस्ट एक मेटल का पार्ट हो गया है, एक ऐसे समझ सकते हैं हम, बिना किसी यूज का एक हमारा डमी हो गया है। हमारा हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के पूरी तरह से यूजलेस है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर सेट ऑफ कमांड्स होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब, अगर आप कीबोर्ड में टी दबा रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे टी प्रिंट होना चाहिए। ये आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्ट्रक्शंस सेट हैं पहले से, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये पहले से ही सेव्ड है आपके कंप्यूटर में। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ कमांड्स होते हैं कि यूजर कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर रहा है तो कंप्यूटर को उस पर कैसे ऑपरेट करना है। तो फंडामेंटली ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखनी है। जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल हो गया, जैसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, विंडो 11। इसके अलावा आपका गूगल मीट भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम आपस में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर ऐसे कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जो कि हार्डवेयर को यूज करने लायक बनाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हें हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, आपका जैसे आपका एक लैपटॉप है उसमें सीपीयू लगा हुआ है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं,
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे वो कैसे उन डिवाइसेस को हम यूज करने लायक बनाएं, ये काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग यानी कि जो उसका मतलब कि मेन काम करने का तरीका है, उसकी जो आंतरिक फंक्शनिंग चल रही है कि कौन कैसे कैसे चीजों को इनपुट किया जाएगा, कैसे चीजों को आउटपुट किया जाएगा, ये सारी फंक्शनिंग हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, इन सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को इन जनरल आप ऐसे सॉफ्टवेयर समझ सकते हो जो कि हार्डवेयर को यूज होने लायक बना रहे हैं, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, अब हम सीधे जो लैपटॉप है उससे हम इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब लैपटॉप पहले से जस्ट एक मेटल का पीस है, अब उससे हम इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर उसमें सॉफ्टवेयर पड़ गया, उसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार अगर हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया है तो वो जो लैपटॉप अभी तक यूजलेस था वो यूजेबल हो गया एंड हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एक इंटरफेस होते हैं हार्डवेयर और यूजर के बीच में या फिर यूजर एप्लीकेशन के बीच में। तो ये यूजर एप्लीकेशन जो टर्म आया है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर हुए आप लोगों को? यस एक बार फिर से सर। हाँ जी, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर से हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस हार्डवेयर को यूज करने लायक बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब किसी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं, तभी हम उसमें कोई फाइल बना सकते हैं, तभी हम उसमें कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, तभी हम उसमें कोई गेम खेल सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इनेबल कर रहे हैं कि उस पर हम कुछ काम कर सकें। तो अगर हम बात करें टाइप, हाँ जी सर वो इमेज एक सेकंड दिखाएंगे। ओके हाँ जी, इस इमेज के ऊपर आगे हम बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी अगर आप लोग लैपटॉप या फिर पीसी यूज करते हो तो कभी कभी जो हमारी विंडो है वो करप्ट हो जाती है। तो विंडो अगर करप्ट हो गई तो हम अपने लैपटॉप या फिर अपना जो कंप्यूटर है उसे हम ओपन कर ही नहीं सकते, उसमें फिर एक ब्लू स्क्रीन आने लगती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ सकते हो कि किसी हार्डवेयर में या फिर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे रिसोर्सेज जैसे कि आपकी मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, इन सब को ही मैनेज करता है। कैसे इनको यूज करना है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही गवर्न करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है एक काम करने की जगह। अब हम जस्ट एक हार्डवेयर है उसके ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे लैपटॉप में जो भी चीजें खुली हुई हैं ये सारी चीजें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो यूजर है वो कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाला।
अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको याद रखना है, लाइनेक्स। उसके बाद एक एप्पल का है जिसे हम मैक ओएस कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और एक और लिख लीजिए उबंटू। आपका क्वेश्चन आएगा तो इन सर इनकी स्पेलिंग्स बता दीजिएगा सबकी। हाँ जी, लाइनेक्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद है एप्पल मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और उसके बाद है उबंटू, UBUNTU। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पहले टाइप के सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन होती है, इसके ऊपर ही हम बाकी सारे काम करेंगे। तो सर एक और ऑपरेट क्या नाम बताया, एल से कुछ? लाइनेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नहीं सर मैंने देखा नहीं था। नहीं एक और कुछ और नाम बताया था इनके अलावा, वो दिख नहीं रहा मुझे। उबंटू, उबंटू मैंने लिखा नहीं है, उबंटू मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी, UBUNTU। कि उबंटू कहाँ यूज होता है सर? ये तो बाकी सारे तो देखे हैं, उबंटू कहाँ हाँ, होता है? उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि डेवलपर लोग यूज करते हैं। जैसे विंडोज वगैरह है, नॉर्मल हम जैसे लोग यूज करते हैं जिन्हें हल्का फुल्का काम करना होता है, मीट वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज करना होता है। उबंटू जिन लोगों को चीजें डेवलप करनी होती हैं, प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं, या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग वगैरह डेवलप करनी होती है, वो लोग उबंटू का यूज करते हैं। ये जो आपका लाइनेक्स है ये मोस्टली हैकर्स वगैरह के द्वारा यूज होता है, क्योंकि लाइनेक्स वगैरह में आपको बहुत फ्रीडम मिलती है, आप कितना भी एडिट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को, कितना भी चेंज कर सकते हो। मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नॉर्मल टाइप के आपके विंडोज ओएस सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नॉर्मल लोगों के थ्रू यूज किए जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये एक लिंक का काम करते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अगर ये लिंक नहीं रहेगा तो हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार सीधे सीधे इस लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछली बार 2-3 वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में यूज हुए हैं, इनको आपने समझ लेना है। सबसे पहला है सीरियल प्रोसेसिंग, फिर है बैच प्रोसेसिंग, फिर है टाइम शेयरिंग। तो सीरियल प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग जो है वो कैसे हमारा कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहा है, उसके बेसिस पे दो प्रोसेसिंग है, सीरियल प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग। तो सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, अगर आपने एक साथ कंप्यूटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बहुत सारे क्लिक आपने अपने कंप्यूटर पे कर दिए, एक साथ आपने फोटो भी खोल ली, उसी टाइम फोटो खुलने से पहले आपने अपने कंप्यूटर में कोई सॉन्ग भी प्ले कर दिया, उसके साथ ही आपने कोई फाइल भी ओपन कर ली। तो सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होगा, जो चीज आपने पहले ओपन की, जो इंस्ट्रक्शंस आपने पहले दिए, पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा, उसके कंप्लीट होने पर फिर आपसे दूसरा इंस्ट्रक्शन लेगा। तो ये होता है सीरियल प्रोसेसिंग। दूसरा होता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में हमारा कंप्यूटर क्या करता है, अगर हमने अपने कंप्यूटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बहुत सारी कमांड दे दी, फोटो भी खोल ली, कोई सॉन्ग भी प्ले कर लिया, फाइल भी ओपन कर ली एक साथ, तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, सेम सी चीजों को पहले निपटाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर आपने 2 पिक्चर्स खोली है तो पहले कंप्यूटर दोनों ही पिक्चर ओपन कर देगा, चाहे आपने पिक्चर ओपन करने का कमांड पहले दिया हो बाद में दिया हो। यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, सेम टाइप के इंस्ट्रक्शंस को, सेम टाइप की कमांड को एक साथ निपटाने की कोशिश करता है। उसके बाद है हमारा टाइम शेयरिंग। अब ये जो सीरियल प्रोसेसिंग है, ये जो बैच प्रोसेसिंग है, ये थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन यानी कि जब हमारे कंप्यूटर उतने डेवलप नहीं हुए थे,
अब जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर डेवलप होते हैं, या फिर अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग, हमने कौन सी जनरेशन में पढ़ा था, ये वर्ड मैंने आपको बताया था वहाँ पे, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। जनरेशन नहीं, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में बस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग, ये सारे के सारे आपके फोर्थ जनरेशन में थे। तो टाइम शेयरिंग, जैसे कि इसके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, टाइम को शेयर करना। एक साथ बहुत सारे लोग एक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। और उस कंप्यूटर को वो अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। जैसे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आप सबको पता है मल्टीटास्किंग का मतलब, अगर हम एक ही कंप्यूटर पे बहुत अलग अलग टाइप के काम एक साथ कर रहे हैं, वो हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। लेकिन टाइम शेयरिंग का मतलब एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। तो ये इसका कुछ एग्जांपल वर्ड, सर? इसका एग्जांपल आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, उससे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका जो रेलवे रिजर्वेशन वाले होते हैं, कोई अगर बड़ा रेलवे स्टेशन है तो उनका एक ही सीपीयू होगा, और सारे के सारे लोग जस्ट उनसे कनेक्ट होके टिकट्स वगैरह प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये हमारा टाइम शेयरिंग हो गया। ये तीनों वर्ड समझ में आए आपके, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग? सर ये सीरियल प्रोसेसिंग जो है, हम्म। ये क्या नाम है, आजकल का जो लेटेस्ट है कंप्यूटर का जनरेशन, उसके हिसाब से है? हाँ, सीरियल प्रोसेसिंग अभी भी यूज होती है। अभी भी आप देखो, आप 2-3 फाइल एक साथ खोलते हो तो पहले जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया वही ओपन होगी। लेकिन आजकल सीरियल प्रोसेसिंग के साथ साथ बैच प्रोसेसिंग भी आ गई, और बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ टाइम शेयरिंग भी आ गई। यानी कि आपने 2-3 कमांड दी और तीनों कमांड एक साथ कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो मल्टीटास्किंग हो गया। और अगर बहुत सारे लोग कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर एक साथ उन सारी कमांड्स को प्रोसेस कर रहा है, सारी कमांड्स के ऊपर काम कर रहा है, वो हमारा टाइम शेयरिंग हो गया। तो अभी के टाइम पे तीनों चीजें यूज होती हैं, लेकिन टाइम शेयरिंग सबसे नई टेक्नोलॉजी है। सर बैच प्रोसेसिंग और एक बार बताइए। बैच प्रोसेसिंग मतलब कि एक जैसे काम को एक साथ निपटाना, एक साथ करना, वो बैच प्रोसेसिंग होती है। सर इसको नेक्स्ट, मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर भी कहेंगे ना इसको, टाइम शेयरिंग वाले को? नहीं, टाइम शेयरिंग आपके मल्टीटास्किंग से अलग है। कौन एक्सप्लेन करेगा मल्टीटास्किंग से कैसे अलग है टाइम शेयरिंग? किसी को समझ आया टाइम शेयरिंग और? बस हाँ जी। मल्टीटास्किंग तो अलग अलग काम होंगे सर, और टाइम शेयरिंग हम लोग सिर्फ मतलब अलग एक ही सीपीयू और अलग अलग सर कंप्यूटर पे वही टाइम। सर एक कंप्यूटर पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करता है, वो टाइम उस शेयरिंग दिन है। आपने और बोला था सेम मल्टीटास्किंग में डाटा, सर अलग अलग सेम कंप्यूटर डाटा में पे एक अलग अलग लोग काम करते हैं। हाँ, तो वो आपका हो गया टाइम शेयरिंग। सेम डाटा सेम कंप्यूटर पे जब अलग अलग लोग काम करते हैं तो वो हमारा टाइम शेयरिंग हो गया। यानी कि सारे के सारे लोग उस कंप्यूटर के टाइम को शेयर कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग में एक ही आदमी होगा और एक ही आदमी बहुत सारे काम एक साथ करेगा कंप्यूटर में, वो हमारा मल्टीटास्किंग हुआ। तो ये क्लियर हुआ डिफरेंस? ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। क्योंकि अगर लैंग्वेज प्रोसेसर ही एक कंप्यूटर में नहीं होगा तो कैसे हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कैसे कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझेगा। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये इन जनरल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही
फिट होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होगी वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही फिट होगी, क्योंकि फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसे हम एक अलग अलग हेडिंग में पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करेगा, ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होगी, यानी कि हम जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और हमारी जो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होगी उस मशीन लैंग्वेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिसे हम समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन वो कैसे ये काम करेंगे, इसी लैंग्वेज प्रोसेसर की हेल्प से, और एक और हम आगे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसकी हेल्प से वो ये काम करेंगे। तभी मैंने आपको बताया ना कि हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थे वो इसी तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर में आपने 3 चीजें याद रखनी है। ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इन्हें हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करेगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज ये सारी हमने इससे पहले जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे उस टाइम पे पढ़ी थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या डिफरेंस है, ये जो हमारा कंपाइलर है ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले देखेगा और सारा का सारा कन्वर्ट करने के बाद फिर लास्ट में अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को लास्ट में बताएगा। ये काम हमारा कंपाइलर करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या काम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को जब स्टार्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो जहां पे गलती मिलेगी वहीं पे ये रुक जाएगा और वहीं पे हमें एरर या फिर हमारी मिस्टेक बता देगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ जी, देखिए एक काम तो दोनों ही करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, सारी की सारी चीजों को कन्वर्ट कर देगा, फिर सारी की सारी जो मिस्टेक्स थी उसको लास्ट में बता देगा कि आपने ये मिस्टेक करी थी। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, जैसे ही कोई मिस्टेक उसे मिलेगी तो उस मिस्टेक को वहीं पे बता देगा, आगे के कोड को कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ आया? जी सर, बस डिफरेंस है कि वो लास्ट में बताते हैं और ये तुरंत बता देते हैं। हाँ, ये आपका सर लिखा हुआ तो लाइन टू लाइन भी बोल सकते हैं ना कंपाइलर को? कंपाइलर को लाइन टू लाइन, आपका जो कंपाइलर है वो सारे टेक्स्ट को एक साथ करेगा, इंटरप्रेटर उसी लाइन में आपका बताता है। तो आपने हाँ जी ये लिखा हुआ है ना, इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन, एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा एंड रिपोर्ट्स एरर डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन, जो एरर बीच में आए उनको लास्ट में हमें बताएगा। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, जो प्रोग्राम है उसे कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा और जैसे ही कोई एरर आता है उसे उसी टाइम हमें बता देगा। तो ये हमारा था इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, ये भी एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल को कन्वर्ट कर रहे हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो आपका जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये आपके ट्रांसलेटर हो गए।
इसके बाद आगे की क्लास में हम तीसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, वो है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज भी ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज, इन दोनों के बीच की ही लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। कोई डाउट है आपका आज की क्लास में? सर ये असेंबली लैंग्वेज एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, असेंबली लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। उन दोनों की ही बीच की जो लैंग्वेज रहती है उसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो ये भी एक टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल और लो लेवल की जैसे ही, पर ये लो लेवल से थोड़ा ज्यादा इजी है समझना और हाई लेवल से थोड़ा टफ है इसे समझना। दोनों के बीच की लैंग्वेज है सर। लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। हाँ, मशीन लैंग्वेज। सर कल की क्लास में जो आपने बताया था हमें